गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने नए वीडियो लेक्चर में आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसमें आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा पृथ्वी की गतियाँ, दिन रात तथा मौसम परिवर्तन। अभी तक जो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक समय रेखा के बारे में बताया था। उसमें मैंने कोशिश करी थी कि मैं आपको हर पहलू से आपको रूबरू करा सकूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। आज उसी वीडियो क्रम की श्रृंखला में आज मैं आप सभी को पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। और इस बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 और लेक्चर लगेंगे जिसमें ये बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पृथ्वी के महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के जितने प्रकार के जो महाद्वीप है, महासागर हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं, ये भी क्योंकि बेसिक पार्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम आइए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी की गतियाँ, दिन रात तथा मौसम परिवर्तन। मैंने वहाँ पे टॉपिक लिख दिया हुआ है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ाना है आप सभी को। तो वहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। अगर देखा जाए पृथ्वी की गतियाँ के बारे में, तो ये बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी के पास कितनी गति है? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अब याद रखिएगा कि इस घूर्णन गति को इसे और नामों से जानते हैं। इसको और नामों से क्या जानते हैं? जैसे कि इसको जानते हैं परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। और एक और नाम से जानते हैं इसको, या 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 इसको दैनिक गति से भी जानते हैं। इसको दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे परिक्रमण गति, इसको ये गति के और नाम से जानते हैं। इसको वार्षिकी गति भी कहते हैं, वार्षिकी गति कहते हैं। लेकिन इनको अलग अलग नामों से जो बुलाते हैं ना, तो इनके पीछे एक कहानी है। इनके पीछे समझिएगा कि कहानी है। वो कहानी क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर घूर्णन गति की बात करें, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति, ज़्यादातर बच्चे इस बात पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो परिक्रमण गति, ये परिभ्रमण गति है और ये परिक्रमण गति, इन दोनों गतियों में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिक्रमण गति कौन है, पृथ्वी के पास कौन सी गति है, सूर्य का जब चक्कर लगाती है पृथ्वी तब कौन सी गति होती है, और पृथ्वी जब अपने ही एक्सिस पे घूमती है तब कौन सी गति होती है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका हमेशा के लिए कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो देखिए, पहले घूर्णन गति क्यों बोलते हैं? घूर्णन गति का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो अपने एक्सिस का क्या मतलब होता है? एक्सिस का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें आपको दिखाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट को, मतलब पूरे ब्रह्मांड में चाहे जो भी पदार्थ हो, और उस पदार्थ का कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, सेंटर ऑफ मास होता है। यानी उस मास का, यानी उस द्रव्यमान, उस पूरे को जो पदार्थ होता है उसके द्रव्यमान का कोई केंद्र होता है। इसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ से जब कोई रेखा इस तरह से गुजरे तो उसी को बोलते हैं, उसका एक्सिस होता है। जैसे पृथ्वी का एक्सिस जरा ध्यान से देखेंगे, ये पृथ्वी का एक्सिस है, जो पृथ्वी का एक्सिस खींचा गया है, ठीक है। ये वही की मतलब वास्तविक नहीं है, बस हम लोगों ने काल्पनिक एक माना है। और ये कितने पे? ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है अपने एंगल पे। और इस एंगल पे जब झुकी हुई है और जब अपने ही एंगल पे ये मूव करती है, जो घूमती है, तो इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। जैसा कि आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए पृथ्वी, ये सीधे नहीं है, सीधे नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी है। और ये अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, देखिए अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। और इस घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति के नाम से। जैसे आपके लट्टू आपने देखा ना, लट्टू को आपने जरा ध्यान से देखा होगा, इस तरह से हल्का से यहाँ पे मूव होता है। इस तरह से जो होता है लट्टू, और ये इस तरफ मूव कर रहा होता है।
चाहे जिस तरफ आप मूव कराइए, ये क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है। अपने एक्सिस मतलब कोई एक ऐसा अक्ष, एक ऐसा पॉइंट जिसपे पूरा का पूरा क्या होता है, मास जो होता है, पूरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, घूम रहा होता है, उसे कहते हैं घूर्णन गति। जो अपने ही एक्सिस पे, अपने ही अक्ष पे घूमे, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। और घूर्णन गति को ही परिभ्रमण, जो अपने ही अक्ष पे चारों तरफ से घूम जाए, उसे परिभ्रमण गति बोलते हैं। दैनिक गति इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी जो है ना, वो अपने एक्सिस पे, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पे पूरा एक चक्कर घूमने में, पूरा एक चक्कर ऐसे घूम घूम करके आने में उसको 24 घंटे लगते हैं। और उसी 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन होता है, इसीलिए हम इसको दैनिक गति बोलते हैं। जरा इस बात को समझिएगा यहाँ पे कैसे, कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे, जैसे अभी मैंने आपको ग्लोब में दिखाया, पृथ्वी क्या है, एक चक्कर, यानी अभी मैंने कहा जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ऐसे समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट अभी लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया प्लस का ये मार्क, ये प्लस का मैंने मार्क लगाया। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है सामने, ऐसे आपके सामने दिख रहा होगा प्लस का मार्क। अभी क्या होगा, एक चक्कर पूरा इसे लगाने कब होगा, जब ये पूरा रोटेट हो करके अपने ही वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा, उसी अवस्था में जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो इसको बोलेंगे एक चक्कर। और एक चक्कर ये पृथ्वी कितने कितने समय में पूरा करती है, लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 मिनट समथिंग सेकेंड। तो इस तरह से जो समय लगता है हमारे पृथ्वी को, एक दिन लग जाता है, यानी पूरे 24 घंटे पे घूम जाती है। पर याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित सारे ग्रह 24 घंटे में ही अपने धुरी पे एक एक्सिस, अपने एक्सिस पे 24 घंटे के अंदर चक्कर लगा लें। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो इसको बहुत कम समय, 17 घंटे में, 18 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनको अपने ही एक्सिस घूमने में बहुत सारा समय लग जाता है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा को आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बचपन से लेकर आज तक आप लोग चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देखते हैं। तो ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जो चंद्रमा का जो ये घूर्णन काल है ना, घूर्णन काल यानी अपने एक्सिस पे ही एक चक्कर पूरा करना, और पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करना। जैसे मान लीजिए यहाँ समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और मान लीजिए ये चंद्रमा है। चंद्रमा, एक सेकेंड रुकिएगा, हम बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉल है, आप इस बॉल को समझिएगा। जैसा आप लोगों की देख पा रहे हैं, ये जैसे बॉल है, इस बॉल का ये जो रबड़ पॉइंट आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ऐसे समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अभी इसका देखो, जो प्लस मार्क आपको दिखाई दे रहा है ना, जो प्लस मार्क जो मैंने बॉल पे मार्क करा है, ये क्या है, और ये पृथ्वी है। यहाँ पे मान लीजिए सारे व्यक्ति, हम जो मानव ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं, अभी चंद्रमा है। चंद्रमा का क्या सीन है कि ये अपने अपने एक्सिस पे इस तरह से इसे पूरा घूमने में, इस तरह से एक चक्कर लगाने में, जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी पृथ्वी की तरह है, इसके पास भी दो गति है। एक चक्कर लगाने, देखिए ये प्लस चला, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वापस अपने एक्सिस पे फिर से आ गया। इसको पूरा एक चक्कर अपने ही धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगते हैं। और उतने ही दिन इसको पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगते हैं। समझिएगा इस चीज़ को, इसको, ये जो प्लस मार्क दिख रहा है, फिर से जरा ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। ये पृथ्वी के सामने ऐसे ही घूमती है, ऐसे, ठीक। और हमेशा ये प्लस वाला मार्क इस पृथ्वी के सामने ही रहता है। कारण है क्योंकि 27 दिन में ये अपने घूर्णन गति करती है, यानी अपने एक्सिस पे घूमने में जो इतना समय लगता है ना, वो 27 दिन का लगता है। और पृथ्वी के चारों तरफ एक परिक्रमण काल भी इसका कितने दिन का समय लगता है, 27 दिन का। यही कारण है कि जो पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं, उनको चंद्रमा का केवल एक ही सतह, केवल एक ही भाग हमें हमेशा दिखाई देता है। अगर उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन आ जाए तो हम उसके दूसरे भाग को भी हर बड़े आराम से देख लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं उसको कंटिन्यू आगे करता हूँ। घूर्णन गति मैंने आपको बता दी, घूर्णन गति क्या होता है, उसी गति को परिभ्रमण गति बोलते हैं। दैनिक गति क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने ही एक्सिस, अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय ले लेती है। ठीक है, मोटा मोटा हम सब सुविधा के लिए उसे 24 घंटे का नाम दे देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि घूर्णन गति क्या है। ठीक, अब दूसरा है परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति में समझाने के लिए आपको मैं बोर्ड पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप इस चीज को समझिएगा।
ये हमारी पृथ्वी है, ये सन है, ठीक है। तो इस पे क्या है, हमारी पृथ्वी, मैंने कहा ना, अभी जरा ध्यान से देखिए, मैंने ये मान लीजिए ये खींच दिया मैंने, इसका एक्सिस जो कि इसे रोटेशन कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे रोटेशन कर रहा है इसका अपने ही एक्सिस पे, लेकिन अपने एक्सिस पे घूमते हुए, अपने एक्सिस पे घूमते हुए ये पृथ्वी सूर्य का भी एक चक्कर लगा रही है। और इसको परिक्रमण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य को जब कोई व्यक्ति या कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को केंद्र मान करके उसके परिधि के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। लेकिन परिक्रमण काल कंप्लीट कब होता है कि जब पृथ्वी मान लीजिए पोजीशन ए पे है और मान लीजिए यहाँ पोजीशन बी है, पोजीशन सी है, पोजीशन डी है। अभी हम क्या बोलेंगे कि पृथ्वी जब यहाँ से चलना प्रारंभ करी और एक पोजीशन यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे एक पोजीशन आ गया और तीसरी पोजीशन मान लीजिए सी पे आ गया और फिर चौथी पोजीशन फिर कहाँ से वापस अपने स्थान पे आ गया। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था पृथ्वी ने और पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा करके फिर से अपने अक्ष पे पहुंच जाना, वो क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो सेंटर में कौन है, सेंटर में सन है, सेंटर में सन है और इसी सन का चारों तरफ चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी और इसी को हम परिक्रमण गति कहते हैं। इसको वार्षिकी गति क्यों कहते हैं? वार्षिकी गति इसलिए कहते हैं क्योंकि परिक्रमण काल में पृथ्वी अब सूर्य का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन डे और 6 आवर्स समय लेता है, यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। और यही 6 घंटे 4 साल में जुड़ करके 24 घंटे का निर्माण करते हैं और 24 घंटे बराबर एक दिन, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 24 घंटे बराबर एक दिन। और एक दिन जब वो हो जाएगा तो वो फरवरी में एक दिन वही एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है। तो जब वो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है तो फरवरी 28 के बजाय 29 की हो जाती है, जिस वजह से उसको लीप वर्ष कहते हैं या उसको अधिवर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, जब मैं आपको रीजनिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कैलेंडर में बताऊंगा सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी आप यहाँ अपने जानकारी की सहूलियत के लिए बस इतना जान लीजिए कि 365 दिन और 6 घंटे का दिन, 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को एक परिक्रमण काल पूरा करने में। ठीक है, और इसीलिए इसको वार्षिकी गति कहते हैं क्योंकि 365 दिन में एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति और दैनिक गति में क्या अंतर है, घूर्णन गति में क्या अंतर है। याद रखिएगा परिभ्रमण और परिक्रमण में गलती में बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा सभी लोग। याद रखना, परिक्रमण गति वो गति होती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी को केंद्र मान करके, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या किसी भी चीज को केंद्र मान करके उसके चारों तरफ घूमने के प्रयास करती है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं, और परिभ्रमण का मतलब होता है जो कोई अपने ही एक्सिस पे चारों तरफ ऐसे घूमे, ठीक है, चारों तरफ घूमे तो उसको कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में कि कुछ सवाल है मेरे जो मैं आपसे पूछता भी हूँ और आपको बताऊंगा भी। कि सबसे पहला ये मेरा ये सवाल है कि यदि पृथ्वी अपने एक्सिस पे नहीं घूमती तो क्या होता। कहने का मतलब है कि जरा ध्यान से देखिएगा, ये पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे नहीं घूमती तो क्या होता। इस तरह से, यदि पृथ्वी अपने एक्सिस पे नहीं घूमती तो क्या होता। ठीक है, तो इसका परिणाम ये होता कि पृथ्वी का जो वाला हिस्सा सूर्य के सामने होता वो सदा के लिए ही उजाले में रहता और पृथ्वी का जो हिस्सा अंधकार में होता वो सदैव के लिए अंधकार में रहता। तो इसका परिणाम क्या निकलता, इसका मानव जीवन पे, समस्त जीवधारियों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता, यानी पृथ्वी पे इसका देखा जाए तो कम्प्लीटली क्या इम्पैक्ट पड़ता। याद रखिएगा, अगर ऐसा होता कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे अगर नहीं घूमती तो दिन रात संभव ही नहीं होते। जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता वहाँ हमेशा दिन होता और जिस हिस्से पे अंधकार होता यानी प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ सदा के लिए अंधकार ही रहता। ऐसी स्थिति में क्या होता, ऐसी स्थिति में ये होता कि सूर्य का जरा यहाँ पे भाग देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सूर्य की आकृति पृथ्वी की आकृति से 20 लाख गुना ज़्यादा बड़ी है। मैं यहाँ पे बस बना दिया हूँ, अब बस इसको समझने के लिए, ताकि पृथ्वी की आकृति बड़ी रहेगी तो ज़्यादातर आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे क्या है,
ये मान लीजिए सनलाइट आ रही है और पृथ्वी मान लीजिए इस तरह से होता है, ये मान लो एक्सिस है, ये रोटेशन नहीं है, बिल्कुल रोटेशन नहीं करेगी। अब पृथ्वी का ये वाला मान लो ए और बी, ये दो भाग है पृथ्वी के। अब पृथ्वी कौन से वाले हिस्से पे प्रकाश पड़ रहा है? जाहिर सी बात है कि पृथ्वी, याद रखिए पृथ्वी गोल होने की वजह से उस पृथ्वी, केवल पृथ्वी के एक ही हिस्से पे किसी भी, चाहे सूर्य होता या कोई और भी चीज ऑब्जेक्ट होता जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता, और उस वह उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी की जिस भाग पर पड़ता, यकीन मानिए कि उसके आधे ही भाग पर, केवल आधे ही भाग पर प्रकाश उत्पन्न हो पाता, यानी प्रकाशित हो पाता, और आधे वाले भाग पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिस कारण अंधेरा होता। तो ये वाले भाग पे देखिए दिन का, यहाँ पे दिन होगा, क्यों दिन होगा? यहाँ पे देखिए लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे प्रकाश गिर रहा है, और ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा उजाले में होता। और ये रोटेशन अगर नहीं कर रही होती तो अपनी स्थिति क्या ये बदल पाती? बिल्कुल ही नहीं बदल पाती। इस जब ये रोटेशन, ये अपने एक्सिस पे रोटेशन नहीं करेगी तो अपनी स्थिति न बदल पाने की वजह से यहाँ पे सदा के लिए दिन होता और यहाँ पे सदा के लिए क्या होते? रात होती। और इस वजह से ऐसा ऐसा क्या, तब इसके बाद मानव जीवन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता? जब लगातार पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता वहाँ इतनी ज़्यादा उष्मा रिलीज होती, इतनी ज़्यादा उष्मा पैदा होती कि वहाँ पे किसी भी जीवधारियों का या किसी भी जीव जंतुओं का जीवन यापन करना संभव ही नहीं हो पाता। मतलब वहाँ पे लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ठीक इसके विपरीत पिछले हिस्से में क्या होगा? यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा, यानी सूर्य के प्रकाश की किरणें जब यहाँ पे नहीं गिरेगी, तो यहाँ में रात्रि में यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि यहाँ पे कोई भी लिविंग जो वस्तुएं थी, जो जीव मतलब सजीव वस्तुएं थी, उनमें क्या होगा? बहुत से जितने सारे पेड़ पौधे, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, और जितने भी जीवधारी हैं वहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि जीवन यापन करना ही संभव नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे पूरी की पूरी लाइफ क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रकृति में ऐसा बना है कि पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पे घूम रही है, जिस कारण दिन रात संभव है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना किस बात को दर्शाता है। यानी पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना दिन रात को संभव बनाता है। क्लियर है आप सभी को? दिन रात संभव बनाता है, ये इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पे जब वो घूम रहा होता है तो उससे दिन रात संभव हो पाते हैं। और जब दिन रात संभव हो पाते हैं तो इसलिए यहाँ पे जीवन यापन भी एकदम करना सुलभ है। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब तो हमने बात कर ली कि पृथ्वी गतियों के बारे में, और मैंने बात कर लिया कि इसमें कि अपने एक्सिस पे ना घूमे तो क्या होता है। अब बात करते हैं दिन रात के बारे में कि दिन रात कैसे संभव हो पाती है। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत कर दी है कि इसका अपने एक्सिस पे न घूमना किस बात को दर्शाता है कि अपने एक्सिस पे अगर नहीं घूमेगी तो यहाँ पे दिन रात संभव नहीं होगी। यहाँ जिस भाग पे दिन सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पे दिन ही दिन रहेगा, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्या हमेशा रात रहेगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पृथ्वी पे जो दिन रात होते हैं वो किस प्रकार से संभव हो पाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टॉर्च से दिखाया है, मान लीजिए हमारा सन है, ये हमारा सन है और इधर हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अभी तक मैंने आपको बता दी दिन रात कैसे संभव हो पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि दिन रात की लंबाइयाँ कैसे बढ़ जाती हैं। मतलब कभी आप लोगों ने महसूस किया है? कभी आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपके घर का मुख अगर पूर्व दिशा की तरफ होगा, या फिर अगर आप पूर्व की दिशा में जब भी कभी ध्यान आप मतलब देखते होंगे, आपने नोटिस शायद नहीं किया होगा, लेकिन अब जब आप नोटिस करेंगे, अब इस क्लास के बाद जब आप नोटिस करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इधर की पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। और यहाँ पे कभी आप नोटिस करिएगा, देखिएगा जब गर्मी का समय आएगा ना, देखिए गर्मी का समय जब आएगा तो सूरज देखिएगा हमेशा थोड़ा उत्तर की तरफ से निकलेगा, उत्तर की तरफ से। और जब जब ठंडी का समय आएगा ना तो देखिएगा जो सूरज है ना वो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ थोड़ा खसक जाएगा। ये दो स्थितियाँ हैं। ये थोड़ा सा, अब मिडिल कहाँ है? यहाँ पे। लेकिन ये मिडिल पे कब होता है?
इसके बारे में आगे चल के क्लास में चर्चा करूंगा, लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूँ आप सभी को। जब गर्मियों का समय आता है, देखिए सूरज जो होगा ना, जब आप सूरज के सामने ठीक खड़े हो जाएंगे, सीधा उधर से क्या है, सूरज की रोशनी आ रही है, मैं ठीक पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, तो जब भी सूर्य जो निकलेगा ना, वो हमेशा थोड़ा सा आपके बाएं साइड से, हल्का बाएं साइड से खसक के निकलेगा। और जब ठंडी का समय आता है, तो सूर्य थोड़ा सा दाहिने तरफ खसक के निकलता है। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी बस आप यहाँ समझिए कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि दिन रात के बारे में, अब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा कि दिन रात की लंबाइयाँ छोटी और बड़ी कैसे हो जाती है, ठीक है। कभी आपने महसूस किया होगा ठंडी में 5 बजे, जब 5 बजते हैं, तभी क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है। और गर्मियों में जब मई जून का महीना होता है, ऐसा लगता है 7 बजे अभी भी सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के हम लोग मतलब महसूस कर पाते हैं, उजाला महसूस कर पाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब 2 घंटे, सीधे सीधे 2 घंटे 1.5 घंटे का फर्क आ जाता है। अभी हम इसी क्लास में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब जरा मेरी पिछली वाली कक्षा को याद करिएगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी है, इस वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इस वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इस वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। बीच में जो रेखा डिवाइड करती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहा जाता है, यानी विषुवत रेखा कहते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य का जो प्रकाश मैंने आपको उसमें भी बताया था, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ, जरा ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आप सभी को कि तापीय क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लगभग समान रहता है, मतलब उसके सूर्य के प्रकाश में विचलन होता है, उसकी ऊष्मा में विचलन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो वो तापीय क्षेत्र कौन सा है, मैंने आपको ये वाला क्षेत्र बताया था। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्षेत्र। अगर मैं यहाँ पर अगर दिखा दूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे मान लीजिए विषुवत रेखा है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। जब सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश वो वर्ष भर इसी बीच में विचलन करता है, ऐसे, ठीक है। वर्ष भर इन्हीं दोनों रेखाओं के मध्य में क्या करता है, विचलन करता है। कभी कर्क रेखा पे लंबवत गिरेगा, तो कभी मकर रेखा पे लंबवत गिरेगा, कभी यहाँ ऊष्मा ज़्यादा होगी, बहुत अधिक, तो कभी यहाँ होगी। अभी मैं आगे क्लास में भी वो आपको पढ़ाऊंगा। तो ऐसा इसलिए होता है, दिन रात की लंबाइयाँ क्यों बढ़ती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो होता है ना, जो आप लोग बोलते हैं ना उत्तरायण और दक्षिणायन, आपको मैं बताता हूँ जब आपकी स्थितियाँ, जब मैं बताऊँगा इसमें कि सूर्य की पृथ्वी की स्थितियों के बारे में, वार्षिक स्थितियाँ क्या होती है उसके बारे में वहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आप याद रखिएगा, इसमें दिन रात की लंबाई जो छोटी और बड़ी होने के कारण क्या होता है, सूर्य, जरा समझिएगा, ये हमारा सूर्य है, जरा इसको समझिएगा, ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये इसके सामने से प्रकाश आ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, जरा ध्यान देखिए, इसका प्रकाश आ रहा है, इस वाले पे देख पा रहे हैं, इस पे प्रकाश गिर रहा है, इस वाले पे प्रकाश गिर रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट को मैं स्थिर रखूँ, क्योंकि सूर्य स्थिर है। मूव कौन कर रहा है, पृथ्वी मूव कर रही है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर पृथ्वी को इस तरह बिल्कुल ऐसे मैं आगे पीछे करूँ, ऊपर नीचे, बिल्कुल ऊपर नीचे करूँ, तो क्या इसका प्रकाश स्थिर रहने वाला है, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि मान लीजिए इसका प्रकाश यहाँ पे गिर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका प्रकाश यहाँ पे गिर रहा है, अब इसको मैं पीछे कर दे रहा हूँ, प्रकाश बिल्कुल इसके सेंटर पे गिर रहा है, लेकिन मैं जैसे इसको पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, तो क्या ये प्रकाश उसी सेंटर पे गिर रहा है, नहीं, अब प्रकाश इसका बिल्कुल यहाँ गिर रहा है, ठीक है। आप समझिए, फिर से मैं सेंटर पे ले रहा हूँ, सेंटर पे ही है, लेकिन इस बार मैं उसको नीचे ले रहा हूँ, क्या अब इसको धीरे से मैंने ले लिया नीचे। तब बताइए सूर्य का प्रकाश कहाँ गिरेगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ गिर रहा है, न कि सेंटर पे गिर रहा है। समझ रहे मेरी बात को। इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है, परिक्रमण गति करती है, उस स्थिति में क्या होता है, सूर्य की जो क्या नाम है, सूर्य होता है ना, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। वो क्यों होता है, सूर्य, याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा दूसरा डायग्राम आपको बना देता हूँ। दूसरा वाला हिस्सा समझिएगा, ये कौन सा रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इस पे क्या है, मान लीजिए सूर्य की किरणें, जरा ध्यान से देखिए, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है, कर्क और ये है मकर। इसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, और कब तक जाएंगी, कहाँ पे जाकर के खत्म होगा, याद रखिएगा, ये 31 मई तक जाते जाते कर्क रेखा पे एकदम बिल्कुल
बिल्कुल लगभग करीब हो जाता है। और आपको 21 जून याद रखिएगा, 21 जून को क्या होता है, ये बिल्कुल सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत चमकता है। ठीक है, 21 जून को। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल यहाँ पे चली जाएंगी एकदम यहाँ, इसको बोलते हैं ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, जिनको अंतर उष्ण अभिकिरण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है इसको। आप इस चीज़ को जरा ध्यान दीजिएगा, वो जब मैं ज्योग्राफी में आगे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ITCZ वगैरह क्या होता है, लेकिन बस आपको मोटा मोटा आपको जानकारी बस इसमें लेनी है कि जो ITCZ यानी सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य खिसकता है, उसका प्रकाश खिसकता है। और याद रखिएगा, हमारे भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कर्क रेखा जो है वो हमारे गुजरात से होते हुए 8 राज्यों के मध्य होते, मणिपुर वगैरह से होते हुए, मिजोरम से होते हुए निकल जाता है, 8 राज्यों से होकर निकलता है ये। तो याद रखिएगा ये कर्क रेखा, याद रखिए कि देखिएगा जो झारखंड की राजधानी रांची है ना, वहाँ बिल्कुल वो कर्क रेखा एकदम ठीक रांची के मध्य से होकर गुजरती है। यदि कोई व्यक्ति रांची में खड़ा रहेगा 21 जून को बहुत ज़्यादा ताप या उष्मा महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें, अब देखिए मान लीजिए ऐसा, ये कर्क रेखा है, जो रेड वाली लाइन है मान लीजिए कर्क रेखा है, और ये सूर्य का प्रकाश है। अभी मैं क्या एकदम सीधा एकदम लंबवत यानी इस पे गिरेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए बिल्कुल एकदम लंबवत, ऐसे लंबवत इस पे ये प्रकाश, मान लीजिए कोई स्रोत है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल इस पे लंबवत गिर रहा है और लंबवत गिर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा उष्मा होगी, सबसे ज़्यादा प्रकाश यहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा उष्मा होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, इसीलिए 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहले ऊपर ऐसे चलता है, अब 21 जून के बाद फिर वो प्रकाश वापस लौटेगा, जिसको बोलते हैं ITCZ। ITCZ फिर नीचे लौटना प्रारंभ करता है, और कब तक जाएगा, ये जाएगा 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर तक जाता है, और कहाँ पहुँचेगा, मकर रेखा पे। इसीलिए मकर रेखा में जो है 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और वो कहाँ जो होता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वाले सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं जब 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो जो ITCZ है वो किस प्रकार ऊपर जाता है, नीचे आता है, सूर्य का प्रकाश का विचलन किस प्रकार होता है, और दिन रात अभी लंबे क्यों होते हैं, छोटे क्यों होते हैं, बड़े क्यों होते हैं, अभी मैं एकदम क्लियर करता हूँ आपको जस्ट आगे वाले क्लास मतलब आगे वाले चैप्टर पे। अब इस चीज़ को समझिएगा, अब ये स्रोत आ रहा है, लेकिन अब ये तो आपको मैंने दिखा दिया कि सूर्य का प्रकाश मान लीजिए पृथ्वी पड़ रहा है, लेकिन किस प्रकार पड़ रहा है। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब मान लीजिए ये क्या है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत यानी 0 डिग्री है। अब इधर से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, और ये कौन सी रेखा, मान लीजिए ये देखिए इधर उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला हिस्सा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस है जिसपे पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, लेकिन ये याद रखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री जो होती है वो पृथ्वी को 2 अलग अलग बराबर भागों में बांट देती है। तो ये याद रखिए 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। तो कौन सा गोलार्ध है, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए समझिएगा इस चीज़ को, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध होने की वजह से जरा इस चीज़ को समझिएगा, ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला। लेकिन सूर्य का प्रकाश किस वाले हिस्से सबसे अधिक गिर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले हिस्से को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे दूसरे मार्कर से बता देता हूँ। इस वाले हिस्से को जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इस पे सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे भी प्रकाश गिर रहा है, यहाँ पे भी प्रकाश गिर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये प्रकाश अभी नहीं आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये प्रकाश नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश जो गिर रहा है ना, वो बिल्कुल इस वाले छोर पे गिर रहा है, और ये इस वाले छोर पे गिर रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पूरे पूरे इस वाले गोलार्ध में, पूरे उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, ये पूरे एक्सिस है, जो एक्सिस इसके इधर क्या है, पूरा का पूरा प्रकाशित है, और ये वाला हिस्सा भी प्रकाशित है। लेकिन ये कौन सा हिस्सा है, ये दक्षिणी गोलार्ध का ये हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध का। और ये वाला पूरा हिस्सा जो है, ये वाला जरा ध्यान से देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो मुझे बताइए, ये दक्षिणी गोलार्ध का इतना हिस्सा और ये उत्तरी गोलार्ध का इतना हिस्सा, तो मुझे बताइए कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा किस हिस्से में गिर रहा है।
तो आप ध्यान से देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में गिर रहा है। लेकिन सूर्य का प्रकाश सबसे कम वाले किस हिस्से में गिर रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में गिर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? देखिए, इसीलिए दिन रात बड़े लंबे बड़े और छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जिस वाले भाग में देखिए यहाँ पे अधिक गिर रहा है ना, तो यहाँ पे दिन बहुत बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। रातें कहाँ पे? जरा ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला हिस्सा आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रात्रि का हिस्सा है। देखो यहाँ पे रातें कितनी छोटी है, लेकिन यहाँ पे दिन बहुत बड़ा है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला दिन का हिस्सा है, लेकिन किसका? उत्तरी गोलार्ध का। और ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध का ही है, लेकिन ये कैसा है? रात्रि वाला भाग है। यानी यहाँ पे रातें छोटी हैं, लेकिन यहाँ पे दिन की लंबाई बड़ी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें अब लंबवत चमक रही है। कहाँ पे? कर्क रेखा के मध्य के आसपास, ठीक है। और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट। और ये जरा ध्यान से देखिए, अब ये वाला पार्ट कौन सा बच रहा है? ये वाला आधा हिस्सा जो बच रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध का वो वाला भाग है जो अंधकार में समाया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए यहाँ पे रातें बड़ी है। अभी मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, जरा यहाँ पे जरा ध्यान देखें। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखता हूँ। एक है, देखिए, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। मैं यहाँ पे ही मिटा देता हूँ इस चीज़ को, समझिएगा इस चीज़ को। दक्षिणी गोलार्ध, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग कि उत्तरी गोलार्ध में देखिए सूर्य का प्रकाश। और ऐसा कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगी। जरा इस चीज़ को ध्यान दे देखें, ये सूर्य की किरणें, देखो ये कर्क रेखा, ये यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ धीरे धीरे तो ये कर्क रेखा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से गुजरेगी ये कर्क रेखा। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर वाला हिस्सा अगर ऐसे कर देंगे तो यह कर्क रेखा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा अगर मैं कर दूँ तो ये कर्क रेखा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। आप इस चीज़ पर घबराइएगा नहीं, परेशान मत लीजिएगा, बिल्कुल इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, तब उस समय में जो दिन की लंबाई होती है बढ़ जाती है। यानी दिन की अवधि की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लंबवत चमकती है तो उसमें दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात्रि की लंबाई घट जाती है। यही कारण है कि याद रखिए आप लोग, गर्मी का समय जैसे आता है मार्च अप्रैल, मार्च से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ तो और पहले से होता है, लेकिन आप ये चीज़ें महसूस मार्च से कर पाएंगे। जब मार्च का महीना शुरू होता है तो आप देखिएगा 6 बजे, 6:30 बजे या 5:30, मतलब 6 बजे के बाद ही सूर्य ढलता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन जब यही चीज़ अब आप अक्टूबर नवंबर तक पहुँचते हैं ना, तो यदि आप देखेंगे 5:30 6 बजते ही क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको दिन की लंबाई छोटी और बड़ी नजर आएगी। तो अब पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के मध्य या उसके लंबवत चमकता है तो उसको उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। और जो रात्रि की लंबाई छोटी हो जाती है, यानी रात्रि बहुत छोटी होती है। यानी 7 बजे अंधेरा होगा और सुबह 5 बजे ही दिन निकल जाएगा। तो एक डेढ़ घंटे का फर्क आया कि नहीं आया? तो उसी प्रकार से ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या लिखेंगे? इसमें क्या होगा कि सूर्य की किरणें, याद रखिएगा, सूर्य की किरणें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकने के कारण अब यहाँ पे क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दियों का समय होगा। इस चीज़ को समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ, बात समझिएगा। ये मान लीजिए कर्क रेखा है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है? सूर्य, मान लीजिए यहाँ पे समझिए, दोनों समझिए, ये हमारा भारत है। यहाँ पे देखिए ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये देखिए विषुवत रेखा है, जो रेड से घुमाया मैंने ना, इसको विषुवत रेखा है। और यहाँ पे मान लो सूर्य का प्रकाश यहाँ चमक रहा है, लेकिन देखिए सीधा अगर प्रकाश यहाँ गिरेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छिछला प्रकाश गिरेगा। जब भी आप प्रकाश जब चलाते हैं, अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा आप लोग, कभी टॉर्च से किसी फुटबॉल या वॉलीबॉल या फिर गुब्बारे में हवा भर करके उस पर टॉर्च को जलाइएगा और जब इसे प्रकाश उस पर पड़ेगा, गुब्बारे को ऐसे आगे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करिएगा, जो वाला हिस्सा ठीक लाइट के सामने पड़ेगा ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा बहुत लाइटली प्रकाश, क्योंकि प्रकाश जब यहाँ पे गिरता है वो जितने बड़े एरिया से उस पर गिरेगा, यहाँ पे छिछला होता चला जाएगा, दोनों छिछला होता चला जाएगा। और जो वाला भाग है उसके सामने 0 डिग्री एंगल पे पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल पे पड़ेगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उष्मा भी होगी। तो उस समय क्या होता है कि जब कर्क रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश लंबवत चमकेगा, यहाँ पे लंबवत चमकेगा, तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया,
यहाँ पे क्या होता है, सर्दियों का समय होगा। क्यों सर्दियों का समय होगा? यहाँ पे रातें देखो, मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे रातें लंबी हो गई हैं, लेकिन यहाँ दिन की अवधि कितनी छोटी हो गई है। लेकिन यहाँ दिन की लंबाई उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी हो गई है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी हो गई है। क्या? दिन की लंबाई। लेकिन रात की लंबाई दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी हो गई है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम हो गई है। क्लियर है आप सभी को? तो ये रहा आपके दिन और रात का कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया। पहली चीज याद रखिएगा, एक आखिरी चीज जो कि मैं इसमें बताना चाहता था आप लोगों को, याद रखिएगा कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये ऐसे बिल्कुल झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पृथ्वी, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, याद रखिएगा, वह रेखा जो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को विभक्त करती हो, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती हो जिससे पता चलता हो कि ये वाला हिस्सा प्रकाश में, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं आप देख भी पा रहे हैं, वहाँ से नहीं हो सकता, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर प्रकाश गिर रहा है, तो याद रखिएगा इस वाले हिस्से पे जरा ध्यान से देखिए, इतने वाले हिस्से प्रकाश गिर रहा होगा और यहाँ से इमेजिनरी लाइट दिखाई दे रहा होगा, इधर से लाइट जल रही है, शायद हो सकता है आपको ना महसूस हो, पर यहाँ पूरा का पूरा आधे वाले भाग पे अंधेरा दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं इसको मिटा के यहाँ पे बता दूँ, इस वाले भाग को मैं इसे सीधा सीधा खींच दूँ, शायद आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ वाला प्रकाश क्या होगा, पूरा प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाइट गिर रही है। अब इसके आधे वाले ही भाग पे तो प्रकाश दिखेगा, बाकी पीछे वाले हिस्से पे तो नहीं दिखेगा, और जिस वाले हिस्से पे गिरे नहीं दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, रात होगा। जिस वाले हिस्से पे दिखेगा उसको दिन बोलते हैं। लेकिन जो इमेजिनरी लाइन, जो वह प्रकाश मतलब वह रेखा जो प्रकाश को दो अलग अलग भागों में विभक्त करती हो, एक तरफ दिन और एक तरफ रात होती है, इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? याद रखना, इसको प्रदीप्ति रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कौन सी, कभी भी प्रीलिम्स एग्जाम में कभी भी पॉइंट से क्वेश्चन बना के दे सकता है कि वो मतलब प्रदीप्ति रेखा क्या होती है। याद रखना, वो क्या ना पृथ्वी को दिन रात की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब हमने आप समझ लिया कि ये क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई में अंतर कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को कि बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्लियर करूँ, एक छोटी छोटी बात को भी आप सभी को अवगत कराता चलूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। चाहता तो मैं इसे 15 से 20 मिनट में इसे ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ इस 40-45 मिनट की वीडियो में बनेगी। तो चलिए ठीक है, अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उपसौर एंड अपसौर। अपसौर, अब ये क्या है, जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कैसा है, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ है। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है ना, वो कौन सा पथ तय करता है। याद रखिएगा, वो दीर्घ वृत्ताकार, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। याद रखिएगा, पृथ्वी, अभी मैं यहाँ बताता हूँ, सन है, इसको बोलेंगे अर्थ। ये सूरज है और ये पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी, क्लियर है। और ये पृथ्वी, याद रखिएगा, पृथ्वी अपने पथ पर घूमते हुए जो सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, मैंने आपको बताया कि उसे परिक्रमण काल कहते हैं। और उसी परिक्रमण काल के तहत याद रखिएगा कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, वो सूर्य का एक चक्कर जो पूरा करती है, पूरा का पूरा वो कैसा चक्कर होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमती है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए इसमें क्या होता है, उपसौर और अपसौर क्या होता है। याद रखिएगा, सीधी सी बात समझिएगा कि उपसौर का मतलब होता है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, जरा समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या, मान लीजिए सन है, बहुत बड़ा है भाई, सूरज की आकृति, पृथ्वी की आकृति बहुत ज़्यादा बड़ी है।
इसलिए मैं आप समझिएगा, मान लीजिए सन है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये इसका चक्कर इस तरह से इसे लगाएगी, इस तरह से पूरा एक चक्कर। तो याद रखिएगा उपसौर क्या होता है, उपसौर जो होता है ना, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी के नज़दीक आ जाए। जैसे देखो ये चक्कर, तेरा ध्यान से देखिए, ये चक्कर लगाते वक्त देखो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ गई है। इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। परंतु जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय बिल्कुल उससे दूर हो जाए, इतनी दूर चली जाए, उसको कौन सी उस घटना क्या कहते हैं, अपसौर की घटना कहते हैं। आप लोग क्लियर हो गए, आगे बताते हैं। अब इस चीज को समझिएगा कि ये सन है और ये पृथ्वी। अब इस देखो ये दीर्घ वृत्ताकार है, ये दीर्घ वृत्ताकार में ही संभव है कि एक बार दूरी एक बार ज्यादा होगी एक बार कम होगी। अब ये कौन सी घटना है, अब मुझे बताइए, आप ही लोग बताइए, ये बताइए सूर्य से ये पृथ्वी कौन सी है, दूरी है कि नहीं है। और दूसरी स्थिति मैं यहाँ बनाता हूँ, ये भी क्या है, पृथ्वी ही है, ये पोजीशन ये है और ये क्या है, बी है। मुझे बताइए कि ये वाली कौन सी घटना है, ये वाली कौन सी घटना है। तो इस वाले घटना को याद रखिए। देखिए जो पृथ्वी है ना, सूर्य का, ये सूर्य का चक्कर लगाते समय देखिए पृथ्वी सूर्य से दूर चली गई है, दूर चली गई है, ठीक है। तो जब दूर चली गई है और ये घटना होती है 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को घटना होती है जब पृथ्वी ये जो है ना, वो सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, उसका जो परिक्रमण काल होता है दूर चली जाती है, क्लियर है। उसको 4 जुलाई को अपसौर की घटना, यानी इस 4 जुलाई को कौन सी घटना होती है, अपसौर, ठीक। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण काल, यानी सूर्य जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के एक चक्कर पूरा करते समय अपने ही दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाए, तो उस घटना को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं उपसौर। इसे क्या बोलते हैं, उपसौर की घटना। और ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है। बहुत ज्यादा याद रखिए, उप का मतलब, अप का मतलब क्या, तो दूर दूर, ठीक है। और क्या होता है, और ये उपसौर का मतलब होता है नजदीक, ठीक है। तो बस इस बात से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। अब देखिए डेट में याद करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, हम 3 कैसे बनाते हैं, 3 ऐसे बनाते हैं ना, याद रखिए 3। और उपसौर में याद रखिए, उपसौर में भी 3 है, याद रखिएगा 3 3 याद रखिएगा। ये 3 जनवरी उपसौर, उपसौर का मतलब नजदीक वाली घटना, अपसौर का मतलब दूर वाली घटना, क्लियर है। बस एक याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों से आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूँ आप सभी को। देखिए, हो सकता है ये आपने कभी सुना ना हो, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको शायद समझ में आए इस चीज को। ये सन है, पृथ्वी है, जरा इस चीज को समझिएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल तिरछा कुछ भी नहीं बनाने वाला, मैं सीधा ही बनाऊंगा ताकि आप लोग की समझ विकसित करने के लिए, ताकि चीजें आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। मैं सीधा इसको क्या क्या कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री। याद रखिए कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 अलग अलग बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। इस बार हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। मैं पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है, और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, क्लियर है। अब जरा इस बात को समझिएगा कि जब हमने आपको अभी बताया उपसौर और अपसौर की घटना बताई, मैंने बताया उपसौर कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय सूर्य के करीब आ जाए। और कब वो घटना होती है, जरा इस चीज को समझिएगा। ये वाली घटना कब होती है, 3 जनवरी को। मैं एक एक पे पहले बात करूंगा। 3 जनवरी को कौन सी घटना होती है, उपसौर की। और इसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाती है, क्लियर है, क्लियर है ना आप सभी को। पृथ्वी जब सूर्य के करीब आ जाती है तो घटना कौन सी होती है, उपसौर होती है। और वो घटना कब होती है, 3 जनवरी। अच्छा, कितना कम हो जाती होगी, आप लोग को थोड़ा सा मैं एक आइडिया बता दूं कि पृथ्वी से, यानी यहाँ से देखिएगा, ये पृथ्वी हमारी अर्थ है और ये सन है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग जानते हैं कितना है, 14.98 करोड़ किलोमीटर,
ये एनसीईआरटी का डेटा है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, लेकिन सुविधा के लिए ये लोग इसको 15 करोड़ किलोमीटर बोल देते हैं। क्लियर है? 14.98 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है। क्लियर है आप सभी को? सुविधा के लिए उसको 15 करोड़ किलोमीटर बोल देते हैं। लेकिन फिर आता है एक सवाल और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी और चंद्रमा से दूरी जो होती है वो 3,84,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसे भी बस एक आइडिया ले लीजिए ताकि आपको जानकारी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी जब सूर्य के करीब आ जाती है ना, तो कितना करीब आ जाती है, यानी दूरी तो घट जाएगी ना। अभी जब पृथ्वी, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, इनकी बीच की दूरी तो बिल्कुल क्लियर है, मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, जो भी फिक्स है। लेकिन जब एक करीब, कोई भी एक करीब आएगा तो उनकी जो फिक्स जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं कम हुई ना। मान लीजिए 5 मीटर की दूरी थी, इस हाथ को मैंने यहाँ बढ़ाया, 1 मीटर बढ़ा दिया, तभी दूरी कितनी होगी? 4 मीटर हुई कि नहीं हुई? 1 मीटर कम हो गया। उसी प्रकार से जब पृथ्वी जब सूर्य के करीब पहुंचती है ना, सूर्य के करीब पहुंचती है तो कितना कम हो जाता है, याद रखिएगा। ये जो 15 करोड़ है ना, ये हो जाता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। अगर आप लोग को बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, 14.7 करोड़ किलोमीटर, इतना कम हो जाता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया इस बात को? नोटिस कहाँ से करेंगे, हो सकता है आपको न पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि जब देखिए, जब पृथ्वी जब सूर्य के करीब आ जाएगी ना, उस वक्त हम लोग कौन से गोलार्ध में रहते हैं? हम लोग, याद रखिएगा, यहाँ मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ भी बना देता हूँ ताकि सुविधा के लिए। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। समझिएगा इस चीज़ को। हमारी भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे है, भारत की स्थिति यहाँ पे है, ठीक। और एक कर्क रेखा बिल्कुल ठीक यहाँ से मध्य से होकर गुजरा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे बताइए 3 जनवरी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग उत्तरी गोलार्ध वाले देश के हैं। हमारा जो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है और हम यहाँ रहते हैं भारत में। तो मुझे बताइए 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या पड़ता है? ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है? ऑब्वियसली ठंडी ही पड़ती है। लेकिन मुझे बात बताइए, अगर ठंडी पड़ती है तो ये कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि पृथ्वी तो सूर्य के करीब चली गई है, और पृथ्वी जब सूर्य के करीब पहुंचेगी तो ताप तो और अधिक बढ़ जाना चाहिए था, है ना? ताप तो और अधिक बढ़ जाना चाहिए था, हमें गर्मी और महसूस होनी चाहिए थी, ठंडी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमें ठंडी लगती है। उसका एक ही कारण है, पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं दूसरा कारण समझा के फिर दोनों पहलुओं को साथ में बात करूँगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, याद रखिएगा, ये 3 जनवरी की बात कर रहा है, 3 जनवरी की बात कर रहा है। और बात कौन सी है यहाँ पे? याद रखिएगा, ये है आपका मकर रेखा, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री। और जनवरी में जब यहाँ ठंडी होती है, मैंने आपको अभी बताया था, जब जनवरी में यहाँ ठंडी होती है, ठंडी क्यों होती? क्योंकि सूर्य का प्रकाश छिछला पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। लेकिन सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ गिर रहा है? मैंने आपको बताया था कि सूर्य, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ मैंने लिखा भी है। तो अभी क्या सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ऐसे चलता है ना, वर्ष भर यही प्रक्रिया होती है ना, ऐसे। लेकिन याद रखना, अब मुझे बताओ, मैं इस पॉइंट को अगर मिटा दूँ, इस पॉइंट को अगर मिटा दूँ, इस पॉइंट को यहाँ से, मुझे बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जरा समझिएगा। यहाँ से प्रकाश चलना शुरू किया, ये पॉइंट पहुँचा तो यहाँ तो मैक्सिमम हो गया ना, मैक्सिमम हो गया। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम गिरेगा तो यहाँ पे प्रकाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। जैसे आप यहाँ पे समझिए, मैं फिर समझाता हूँ, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। यह है विषुवत रेखा। प्रकाश बिल्कुल अगर यहाँ गिर रहा है तो यहाँ प्रकाश कैसा हो जाएगा? छिछला हो जाएगा। और छिछला प्रकाश, यानी छिछला का मतलब तिरछा, जब तिरछा प्रकाश गिरता है तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा नहीं होती। यही कारण है कि जब आप 23 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर चले जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री मकर रेखा के दक्षिण में और जब जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और इसलिए वहाँ बर्फ़ की बड़ी बड़ी चादरें आपको दिखाई देखने को मिलती है, ठीक है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश, जहाँ मैंने आपसे कहा ना, सूर्य का प्रकाश वर्ष भर इन्हीं के मध्य चमकता है, इसलिए यहीं पे सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। बाकी का जो क्षेत्र है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा गिरने की वजह से वहाँ पे बर्फ़ की चादरें जमी होती है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा कठोर पड़ती है। अब आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने ये कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के जब करीब आ जाती है तो उस वक्त उपसौर होता है। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और 3 जनवरी को याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ठंडी का समय होता है। लेकिन सवाल ये है
कि जब सूर्य के करीब चली गई तब तो उत्तरी गोलार्ध में और गर्मी पड़नी चाहिए थी, ठंडी क्यों पड़ रही है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस वक्त कर्क मकर रेखा पे चमक रहा है, यहाँ पे चमक रहा है। तो हम यहाँ रहते हैं, प्रकाश यहाँ चमक रहा है, उसका तिरछा प्रकाश गिर रहा है। इसीलिए हम जब हमें गर्मी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, कारण 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी होने के कारण। इसलिए देखा जाए तो प्रकृति ने हम लोगों के साथ न्याय किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर देख लिया जाए तो प्रकृति ने ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ बहुत अन्याय किया है। अभी मैं बस आगे टॉपिक पे बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिएगा। ये तो मैंने उपसौर की घटना बताई, उपसौर की घटना मैं फिर क्लियर कर दूँ। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए सूर्य के करीब पहुंच जाते हैं तो उसको उपसौर की घटना कहते हैं। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के करीब चल जाती है तो जो उसकी दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर थी, वो अब 14.7 करोड़ किलोमीटर के आसपास पहुंच चली जाती है। ठीक है, उतनी दूरी कम होने के बाद प्रकाश तो यहाँ ज़्यादा, कि तापमान तो बढ़ना चाहिए था पृथ्वी का, क्योंकि वो सूर्य के करीब चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ मकर रेखा पे न होने के बजाय वो कर्क रेखा पे होने के बजाय वो मकर रेखा पे होता है। इसीलिए कर्क रेखा में जो है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश छिचरा पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे सर्दियों का समय है, और यही कारण है कि हम ज़्यादा तापमान को महसूस नहीं कर पाते। और प्रकृति ने हम लोगों के साथ देखा जाए तो हम लोगों के साथ यानी उत्तरी गोलार्ध वालों के साथ न्याय किया है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध वालों के साथ अन्याय कर दिया है। कैसे? अभी देखते हैं। अब इस वाली घटना को आप देखिएगा। अब मैं यहाँ बिल्कुल ऐसे बताऊंगा, ऐसे खड़ी रेखा में, ताकि आप लोग समझ पाए। सूरज के बारे में आप लोग इसे नहीं बताऊंगा, शायद आप लोग को समझने में तकलीफ हो रही होगी। अभी याद रखिएगा, ये है मकर रेखा, और ये है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है। ठीक है, मैंने आप फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। मैंने आपको बताया कि उपसौर क्या होता है। उपसौर मैंने कहा कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक आ जाती है तो उसको उपसौर कहते हैं। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को क्यों? उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध याद रखें, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला हिस्सा। ठीक, ये विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री है। मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ये भारत की स्थिति है, बिल्कुल यहाँ पे भारत की स्थिति है। ठीक है, ये कर्क रेखा पे। लेकिन मैंने कहा कि 3 जनवरी को तो कर्क उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही है, और उस वक्त जो सूर्य की किरणें, आप जरा यहाँ समझिएगा, सूर्य की किरणें बिल्कुल यहाँ चमक रही है, यहाँ चीज समझ रहे हैं। 22 दिसंबर को यहाँ चमक रही थी सूर्य की किरणें। इसी वजह से इस वाले क्षेत्र में, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वाले रीजन में। और सूर्य का प्रकाश जब यहाँ लंबवत गिर रहा है तो बाकी का प्रकाश इसका एंगल ऐसे तिरछे बना रहा था, देख रहे हैं, इसको सीधे जाने के बजाय बाकी का प्रकाश तिरछा गिर रहा था। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का समय था, और पृथ्वी तो सूर्य के नज़दीक चली गई थी, गर्मी तो और बढ़ जानी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लंबवत गिर रहा था और यहाँ पे तिरछा गिर रहा है। ये देखिए, ऐसे लंबवत ऐसे गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे, ये तिरछा गिर रहा था, इसीलिए यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं बढ़ी। इसलिए प्रकृति ने हम सभी उत्तरी गोलार्ध वालों के साथ न्याय किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होता है जरा समझिए इस चीज़ को। अभी तक मैंने उपसौर की घटना बताई, अब मैं आपको बताता हूँ अपसौर की घटना। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। लेकिन ये अपसौर घटना क्या होती है, अब जरा समझिएगा। जब पृथ्वी, मैं फिर से बताता हूँ, ये मान लीजिए सूरज है, ये पृथ्वी है। मैंने कहा पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाते समय और सूर्य से, ये मान लो इसकी ये दूरी थी, एक निश्चित दूरी, और सूर्य का चक्कर पृथ्वी इस तरह लगाते समय और बिल्कुल दूर चली जाए, यहाँ तो रहना चाहिए था, लेकिन ये हो गई यहाँ पे। तो अभी क्या है, इस घटना क्या कहते हैं? अपसौर की घटना कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो घटना हुई ये किस हुई? 4 जुलाई को। लेकिन अब बताइए, 4 जुलाई को अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में यानी भारतीय भूभाग में क्या होता है? गर्मी पड़ती है ना, बरसात का समय रहता है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें अब बिल्कुल यहाँ लंबवत चमक रही है, सूर्य की किरणें यहाँ चमक रही है सारी, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या उस वक्त ठंडी का समय है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ठंडी का समय है। अब जरा मुझे, सॉरी, ठंडी का, हाँ बिल्कुल ठंडी का समय है, लेकिन यहाँ पे ठंडी का समय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल में बहुत भयानक आग लग जाती है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा 2019 और 20 में वहाँ पे उनके जंगलों में आग लगी, हज़ारों की संख्या में बहुत सारे जानवर वहाँ पे जल के खाक हो गए। यही कारण है, यही कारण था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उपसौर और अपसौर की घटना क्या है और इसमें किस तरीके से
हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक पहुंचने के बावजूद भी हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जबकि हमें गर्मी को और अधिक महसूस करना चाहिए था, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम ठंडी को ही महसूस करते, उतनी ज़्यादा गर्मी हम नहीं महसूस कर पाते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले में क्या दिन है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जब ठंडी का समय आता है, लेकिन ये क्या होते हैं, सूर्य से थोड़ी दूरी होने की वजह से ये क्या और उनको ठंडी महसूस करना चाहिए था, लेकिन ये और अधिक क्या है, गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अब बात करेंगे, हमारा आखिरी टॉपिक में रह गया ऋतुओं में परिवर्तन और पृथ्वी की वार्षिक स्थितियों के बारे में। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, जरा ये समझिएगा। मैं यहाँ पे अब आपको दोनों एक साथ ही बता देता हूँ। ये देखिए पृथ्वी, ये मान लीजिए सन है, ये सन है, और मैं यहाँ 4 स्थितियाँ दिखा दे रहा हूँ पृथ्वी की। चार स्थितियाँ हैं आपको, ये देखिए, इसको बोलेंगे 21 जून, और यहाँ पर बोल देंगे 23 सितंबर, और यहाँ पे बोल देंगे 21 मार्च, और यहाँ पे बोल देंगे 22 दिसंबर। याद रखिएगा, जब सूर्य, याद रखिए पृथ्वी है सारी, क्या है, अर्थ, ये भी क्या है, अर्थ, ये भी अर्थ, ये भी अर्थ है। क्लियर है आप सभी को? ओके, तो अब जरा देखिएगा इसकी सारी अवस्थाओं पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी अवस्थाएं ये यहाँ पे 21 जून को मैंने आप सभी को बताया कि सूर्य की किरणें बिल्कुल क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल लंबवत चमकती है। ठीक है, कहाँ पे, कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा मान लीजिए, यहाँ पे कर्क रेखा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ठीक बिल्कुल लंबवत चमकती है। इस वजह से यहाँ पे दिन सबसे बड़ा होता है, यानी 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जरा ध्यान दीजिएगा, अब पृथ्वी यहाँ याद रखिएगा कि जब पृथ्वी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, इसको बोलते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन का मतलब अब सूर्य जो है मकर रेखा की तरफ खसक रहा है। मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए जब ये यहाँ से खसकते हुए 22 दिसंबर को पहुंचेगा, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत होंगी, और लंबवत होने के कारण वहाँ पे वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। जो भी कर्क रेखा पे मकर रेखा पे जितने भी देश लोग, जिन देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिणायन। दक्षिणायन में फिर से एक बार यहाँ मैं बना देता हूँ, ये पृथ्वी है, और ये हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये प्रकाश अब यहाँ पैसे हो रहा है। ठीक है, 21 जून से, अब ये देखिए 21 जून से सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ वापस लौट रहा है। ये लौटेगा कब तक, ये लौटते हुए जाएगा, 22 दिसंबर को ठीक यहाँ चमकना शुरू कर देगा। ये मकर रेखा है, मकर रेखा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन, वहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी होती है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ अब धीरे धीरे घसकना प्रारंभ करेगा। फिर 23 सितंबर को आएगा, जैसे ही 23 सितंबर को आएगा, इस दिन को बोलते हैं शरद विषुव कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ से याद रखिए सर्दियों की शुरुआत हो जाती है 23 सितंबर से। याद रखिएगा 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन, और उसी दिन रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, रात सबसे छोटी होती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश, जैसे मैंने कहा ना, याद रखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से जब नीचे लौटना प्रारंभ करेगा, तो याद रखिए यहाँ से 21 जून से अगले दिन यानी 22 जून जैसे शुरू होगा, वहाँ से रात की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएंगी और दिन की लंबाई घटनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो इतना माइनर होता है कि इतना महसूस 22 जून को कोई कर नहीं पाता, लेकिन रियलिटी यही है कि 22 जून से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, दिन की लंबाई घटनी प्रारंभ हो जाती है और रात की लंबाई बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। ये प्रक्रिया बढ़ते 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 22 दिसंबर को जब आएगा, तो 22 दिसंबर को याद रखिएगा कि यहाँ पे मकर रेखा, ये मकर रेखा है। अब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल मकर रेखा पे, यानी दक्षिणी गोलार्ध है। याद रखिएगा ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। देखो उत्तरी गोलार्ध में सारा प्रकाश गिर रहा है। ठीक है, और ये वाला कौन सा हिस्सा, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये सारा प्रकाश देखो दक्षिणी गोलार्ध, केवल दक्षिणी गोलार्ध पे ही पड़ रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध पे कहाँ, मकर रेखा पे, बिल्कुल मकर रेखा पे चमकता है। इसलिए 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पे माना जाता है उस दिन।
और उस दिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा ताप भी महसूस किया जाता है। ठीक है, और इस दिन मैंने कहा ना, यहाँ से दिन की लंबाई घटनी प्रारंभ होगी। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? 22 दिसंबर तक। और दिन की लंबाई घटेगी और रात की लंबाई बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर स्टार्ट होगा, उस दिन के बाद से दिन की लंबाई बढ़नी प्रारंभ होगी और रात की लंबाई छोटी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया ऐसे चलते जाते 21 मार्च आएगा। इस दिन क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बसंत विषु कहा जाता है। बसंत विषु याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों विषु हैं, लेकिन कौन से? ये बसंत विषु। और ये शरद यानी सर्दियों का समय आ रहा है। और ये क्या? कलियों के खिलने का समय, मतलब कली जो होती है, जो फूल पौधों की जो पत्तियां होती हैं और जो भी फसल होती है, पकने के कगार पे आ जाते हैं। पतझड़ होना शुरू हो जाता है। इसमें जो नए कोपले वगैरह पेड़ पौधों में आना शुरू हो जाते हैं। पत्तियां अपनी, जो पेड़ पौधे होते हैं, अपनी पत्तियां गिराना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और याद रखना है, इन डेट को याद रखिएगा। ये डेट कोई आम डेट नहीं है, ये डेट बहुत खास है। खास इसलिए है, 23 सितंबर और 21 मार्च को वर्ष पूरे पूरे पृथ्वी पर जो दिन रात की लंबाई बिल्कुल समान होती है, क्योंकि उस दिन सूर्य का प्रकाश बिल्कुल लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पे। और याद रखिएगा, विषुवत रेखा पे सदैव दिन रात लगभग 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात होती है। वहाँ पे विषुवत रेखा पे दिन रात की लंबाई कम ज़्यादा नहीं होती। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि विषुवत रेखा क्या होता है। मैं बार बार आपको मैप पे यहाँ बना के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, पर याद रखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को वर्ष का बिल्कुल क्या होता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन पाया जाता है दोनों गोलार्ध में। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ये पृथ्वी की वार्षिक स्थिति। ये पूरे वार्षिक स्थिति है। और हाँ, ये चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये मैंने बताया 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर के मध्य में मैंने आपको बताया दक्षिणायन हो रहा है। और याद रखिए 22 दिसंबर से लेकर 21 जून जो होगा, इसको बोलेंगे सूर्य उत्तरायण हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। यानी सूर्य जो है अब यहाँ से, यानी मकर रेखा से अब कर्क रेखा की तरफ चलना प्रारंभ करेगा। यहाँ से यहाँ जाएगा और 21 जून को यहाँ पहुंचेगा। तो उस दिन क्या होगा? सूर्य का प्रकाश सबसे लंबा चमकेगा। ये तो हो गया पृथ्वी की वार्षिक स्थितियाँ। अब आता है ये टॉपिक, मैंने इसमें बताना भूल गया, ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? मैंने आपको बताया पृथ्वी के पास दो गति है। एक होता है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति वो होती है, जैसे ये देखिए, इसे बोलते हैं परिक्रमण गति। इसको केंद्र मान करके इसकी चारों तरफ घूमने को परिक्रमण गति बोलते हैं। और इसका अपने एक्सिस पे ही घूमना है, क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति करने से दिन रात संभव होते हैं। ठीक, और उसके बाद ये जो परिक्रमण गति है ना, इससे ऋतुओं में परिवर्तन आता है। इस जब पृथ्वी जो घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ जाती है ना, कभी जब सूर्य के जब नज़दीक आएगी तो उसमें क्या होगा, जो वाला हिस्सा पड़ेगा वहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी। और जो जब दूर चली जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है? सर्दियाँ बढ़ जाएंगी। इससे मौसम परिवर्तन होता है। इससे ये मौसम परिवर्तन होने की वजह से जो विभिन्न प्रकार की फसलों की जो प्रजातियाँ होती हैं, वो समस्त पृथ्वी के भूभाग पे अलग अलग तरीके से मौसम के हिसाब से लोग अपने अनाज को उपजाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऋतुओं में परिवर्तन। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है उसके लिए परेशान मत होइएगा, लेकिन मैंने हर चीज़ को बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही डीप समझाने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ सके। तो मैंने आपको बता दिया पृथ्वी गतियाँ, उपसौर अपसौर, दिन और रात, लंबाई में अंतर और ऋतुओं में परिवर्तन। उसके साथ साथ मैंने पृथ्वी की वार्षिक स्थितियाँ भी मैंने आपको बता के दिखा दी है। और ये सारी की सारी चीज़ जो हो गई है, ये पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड है। ओके, और इसमें अगर आपको अगर कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि कोई कहीं पे प्रॉब्लम हुई, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं उसको देखूंगा और कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को आपको अगली क्लास में उसको दूर कर सकूँ। ठीक है, तो आई होप आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।